हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x + 4y = 5 और kx + 2y - 12 = 0 के अद्वितीय हल होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ जो पहला इक्वेशन हमारा दिया हुआ है इसे अपने जनरल फॉर्म में लिख लेना है। यहाँ 5 बराबर के बाद लिखा हुआ है तो इसे हम इधर लिख लेंगे, है ना। और उसके बाद ये जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अब देखिए, अब कंडीशन हमारा कह रहा है कि अद्वितीय हल होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल कब होता है और उसका फार्मूला क्या होता है। देखिए, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे कब होंगे भाई? तो अद्वितीय हल तभी होते हैं यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 हो, ठीक है ना। और यहाँ जो x का कोफिशिएंट दिया हुआ है पहले समीकरण में ये a1 हो जाएगा और y का जो कोफिशिएंट होता है वो b1 हो जाएगा और यहाँ जो भी लिखा हुआ है प्लस में या माइनस में वो हमारा c1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हमारा a1 b1 c1 ये हो जाएगा। और जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है इसी प्रकार ये हमारा a2 हो जाएगा, ये वाला b2 हो जाएगा और ये वाला c2 हो जाएगा। तो अद्वितीय हल होने का जो भी कंडीशन है इस कंडीशन पे अगर हम रखते हैं तो a1 का वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगा और a2 का वैल्यू यहाँ k हो जाएगा, ठीक है ना। और बराबर नहीं है तो बराबर नहीं लिख देना है, यहाँ 4 लिख देना है क्योंकि b1 के जगह पे हमारा 4 है और b2 का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2 लिख देंगे। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, इसको कटा के छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको भी हटा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 1 बचा हुआ है, 1 में ऐसे गुणा करेंगे तो k ही होगा और k बराबर नहीं, इधर से भी मारेंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये भी 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ ये इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि k का मान जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी कंडीशन में इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ k बराबर 2 भी लिखा हुआ है और ये कह रहा है कि k का मान 1 के बराबर भाई नहीं होना चाहिए और अगर दूसरा कोई वैल्यू है तो ये k का मान हो सकता है, ठीक है ना। तो k का मान ये भी हो जाएगा, है ना। k का मान 3 भी हो जाएगा और k बराबर नहीं 1 जो लिखा हुआ है ये भी अद्वितीय हल के लिए सही बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि k के इन सभी उपरोक्त मानों के लिए इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है k के किस मान के लिए समीकरण युग्म kx + 2y + 4 = 0 और 2x + 4y + 8 = 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है, अक्सर पूछता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ जो भी इक्वेशन लिखा हुआ है kx + 2y + 4 = 0 इसे ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो इसे दोबारा आपको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप पेपर पे भी काम कर सकते हैं। ऐसे हम समझाने के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो आपको मेन ध्यान ये रखना होता है कि जो भी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है उसका अनेक हल कब होगा, कौन सा फार्मूला लगेगा जिससे ये अनेक हल होने लगेगा। तो देखिए, यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना, अनेक हल होंगे। किस सिचुएशन में भाई अनेक हल होंगे? तो देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इस कंडीशन में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं।
तो आपको क्या करना है, पेपर में ये तो सब कुछ दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अनेक हल होंगे तो किस कंडीशन में होंगे, इस फार्मूला को ध्यान में रखना है। अगर फार्मूला याद रहेगा तो इसे लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप A1 B1 C1 को आराम से चुनिए और डायरेक्ट रखिए, है ना। यहाँ A1 होता है फार्मूला में, तो यहाँ आपको A1 के जगह पे K लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ A2 के जगह पे 2 है, 2 रख देंगे। और यहाँ B1 ध्यान से देखिएगा तो 2 है, B2 हमारा 4 हो जाएगा, और C1 है 4 और C2 में दे रखा है 8। तो इसे क्या करना है, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में 1 नंबर आएगा तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, ये पेपर पे ही रहेगा, ये ठीक ठाक है। आपको ये ध्यान रखना है कि अनेक हल होंगे, तो किस कंडीशन में अनेक हल होंगे, तो भाई इस कंडीशन में हमारा अनेक हल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट ये बातें याद रखनी है और डायरेक्ट ये वाला काम कर देना है। उसके बाद इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए, इसको कटाइएगा तो ये 2 हो जाएगा, इसको भी कटाइएगा तो 2 हो जाएगा, है ना। तो किसी एक को लेकर आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। यहाँ k/2 बराबर यहाँ 1/2 है, तो किसी एक को अगर आप लेते हैं तो जल्दी से इसका आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या यहाँ से इसे कटा दें तो k बराबर 1 हो जाएगा, है ना। और k बराबर 1 देख लेना है कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो k बराबर 1 जो है ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए k बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है, जैसे यहाँ एक और कंडीशन देता है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना और इतना के कोई हल नहीं होंगे। तो अगर कोई हल नहीं वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो आपको ध्यान रखना है, कोई हल नहीं वाला फार्मूला रख देना है, केवल यहाँ ऐसे कर देना है, ठीक है ना। बराबर नहीं वाला फार्मूला यूज कर देना है और सिमिलरली हल करके उसका भी ऑप्शन मार देना है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, रेखा x बराबर 3 का ग्राफ होता है। x बराबर 3 का ग्राफ कैसा होता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे कि x बराबर 1 का ग्राफ कैसा होगा, x बराबर 2 का ग्राफ कैसा होगा, x बराबर 3 का ग्राफ कैसा होगा, x बराबर -2 का ग्राफ कैसा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर x बराबर यहाँ k के फॉर्म में है, जहाँ k के जगह पे कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, तो उसका जो ग्राफ होता है ना, उसका जो ग्राफ होता है y अक्ष के समानांतर होता है। क्या होता है, y अक्ष के समानांतर होता है ना। y अक्ष के समानांतर हो जाता है, y अक्ष के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाता है। और अगर ये पूछे कि y बराबर k टाइप का ग्राफ कैसा होता है, तो इसका जो ग्राफ होता है x अक्ष के समानांतर होता है ना। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछता है कि x बराबर k टाइप का ग्राफ कैसा होगा, तो इसका जो ग्राफ होता है y अक्ष के समानांतर हो जाएगा, और y बराबर k का अगर ग्राफ पूछता है तो इसका ग्राफ जो है x अक्ष के समानांतर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आपको खींच के देखना हो कि हाँ भाई x बराबर 3 का ग्राफ कैसा होगा, तो इसमें आप खींच के भी देख सकते हैं, इसका जो ग्राफ होगा पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन बी y अक्ष के समानांतर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 असंगत होंगे यदि। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिए इस कंडीशन में, है ना, a1/a2, जब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होता है, तो इस सिचुएशन में समीकरण युग्म जो है संगत हो जाता है, ठीक है। और जब ये फार्मूला लगता है तो इस कंडीशन में भी संगत होता है ना। इस कंडीशन में भी
संगत होता है ना। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 हो, उस सिचुएशन में समीकरण युग्म का यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का असंगत हल होता है। क्या होता है? असंगत हल होता है, असंगत होता है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी कंडीशन में समीकरण युग्म का असंगत हल होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आश्रित कब होंगे। आश्रित यहाँ पूछ रहा है कि किस कंडीशन में ये आश्रित कहलाता है। पहले ऑप्शन पे अगर हम विचार करें जिसमें दिया हुआ है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो इस कंडीशन में जो समीकरण का जोड़ा होता है, युग्म होता है, वो अविरोधी कहलाता है। क्या कहलाता है? अविरोधी। ठीक है ना, अविरोधी युग्म कहलाता है। ठीक है ना। और दूसरा जो ऑप्शन है इसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 दिया हुआ है। इस कंडीशन में जो समीकरण युग्म होता है वो आश्रित होता है, संपाती हो जाता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आश्रित युग्म, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग आश्रित युग्म। और ये जो तीसरा कंडीशन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, इस कंडीशन को हम लोग विरोधी कहते हैं, है ना। इस कंडीशन में समीकरण युग्म विरोधी होता है, यानी कि अगर उसका हम ग्राफ खींचते हैं तो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है। ठीक है ना। और हमेशा जो है एक दूसरे का विरोध करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, है ना। और अगर हम इसका ग्राफ खींचना चाहेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा, इधर खींच के दिखाते हैं, इसका जो ग्राफ होगा बी नंबर ऑप्शन का एक दूसरे के संपाती होगा। यानी कि पहला जो लाइन यहाँ दिया हुआ है दूसरा लाइन भी इसी पे पड़ा रहेगा, है ना। और इसका अगर हम ग्राफ खींच के समझें तो इस कंडीशन में जो दो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती है, यानी कि हमेशा वो विरोध करते हुए निकलती हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है इस कंडीशन में अविरोधी होता है, इस कंडीशन को हम लोग आश्रित बोलते हैं और इस कंडीशन को हम लोग विरोधी कहते हैं, है ना। हर कंडीशन को याद रखना है, कोई ना कोई कंडीशन परीक्षा में जरूर पूछता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, ग्राफ खींचने के लिए कम से कम कितने क्रमित युग्म लेने चाहिए। यानी कि अगर हमें ग्राफ खींचना हो तो ग्राफ खींचने के लिए हमें कम से कम, है ना, कम से कम कितने ऑर्डरेड पेयर लेने चाहिए। तो देखिए ग्राफ खींचने के लिए आगे अगर हमें ग्राफ खींचना हो तो हम कम से कम दो बिंदु को लेकर, है ना, कम से कम दो बिंदु को लेकर एक लाइन बना सकते हैं, एक ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 हो जाएगा, है ना। क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए हमें कम से कम दो क्रमित युग्म यानी 2 पॉइंट लेने चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, kx प्लस 3y बराबर 12 में यदि x बराबर 1 y बराबर -1 हो तो k का वैल्यू कितना होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, ये समीकरण आसानी से लिख लेना है और x बराबर 1 और y बराबर 1 यहाँ जो भी दिया हुआ है वैल्यू, इन सारे वैल्यू को यहाँ x के जगह पे y के जगह पे बारी बारी से रख देना है। तो x के जगह पे यहाँ 1 रख देंगे और y के जगह पे -1 रख देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये k हो जाएगा, यहाँ -3 है और ये 12 है ना। तो ये -3 को जब हम उधर ले जाएंगे तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा और 12 और 3 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15। तो 15 जो है ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा
ऑप्शन ए 15 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे के समानांतर हो तो हलों की संख्या है। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जब एक दूसरे के समानांतर हो, बिल्कुल समानांतर हो, तो उस कंडीशन में उसका कोई हल नहीं होता है। यानी कि समानांतर होने पर, रेखाएं समानांतर जब होती हैं तो समानांतर होने पर उसका कोई हल नहीं होता है ना। और जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती हैं, जब प्रतिच्छेद करती हैं तो उस सिचुएशन में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल होता है, यानी एक और केवल एक होता है। उस सिचुएशन में एक x का मान निकलता है और एक y का मान निकलता है। और जब रेखाएं समपाती होती हैं, रेखाएं क्या होती हैं? रेखाएं जब समपाती होती हैं तो समपाती होने पर उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है ना। आपको ये तीनों कंडीशन याद रखना है, इसमें कोई ना कोई कंडीशन पूछता रहता है। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो अद्वितीय हल हो जाएगा, जब समानांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, जब रेखाएं समपाती हो जाएंगी तो उस कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से कोई हल नहीं होगा, है ना। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, 2x + 3y = 5 और 5x - 2y = 3 का हल है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है जिसमें हल पूछता है। तो देखिए, सबसे आसान तो ये है कि आप इन तीनों चारों ऑप्शन में जो भी x y का वैल्यू दिया हुआ है, इन वैल्यू को इसमें पुट करिए और सेटिस्फाइड करा के देख लीजिए कि कौन इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है ना। अगर ऐसा नहीं करना है, आपको हल करना है, तो इसके लिए आप क्या करिए, ये जो बराबर में 5 लिखा हुआ है इसे आप ऐसे कर लीजिए। उसके बाद इसमें भी दूसरे नंबर के समीकरण में भी ऐसे लिख के रख लीजिए। अब x का मान क्या करिए, x का मान निकालना है और x जो है आपको इस यहाँ दिख रहा है, तो इसमें क्या करना है, x वाले प्रोसेस को छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें ऐसे तिरछा गुणा कर लेना है। तो तिरछा गुणा करेंगे तो 3 × -3 और माइनस बीच में लगा देना है। उसके बाद इससे तिरछा गुणा करना है। ध्यान रखना है कि ये माइनस में दिया हुआ है तो आपको माइनस में लिखना है, ये भी माइनस में दिया हुआ है तो माइनस में लिखना है। ठीक है, ये लिखने के बाद क्या करना है, अब आपको इसको भूल जाना है। इसको जब भूलिएगा तो क्या करना है, आपको इसको ऐसे गुणा करना है ना, ऐसे गुणा करना है ये वाला प्रोसेस में। तो 2 × -2 और माइनस लगा के इसमें गुणा करिएगा तो 3 × 5 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, -9 और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10। इसको हल करेंगे -4 होगा, इसको 15 कर देंगे और ये -19 बटा में -19 कट कुट के आंसर 1 हो जाएगा, है ना। तो x = 1 जो है अगर इस समीकरण में रखते हैं तो यहाँ 2 × 1 + 3y = 5। थोड़ा सा हल करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से 2 + 3y = 5 को उठाएंगे तो 3y = 5 - 2 हो जाएगा, है ना। तो 3y = ये 3 हो जाएगा, यहाँ से इसको कटा के y = 1 लिख देंगे, है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है x = 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, x = 1 यहाँ मेरा आया है और y बराबर भी 1 ही आया है ना। तो x = 1 y = 1 इस समीकरण का हल हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, रेखा x = 0 और y = 0 का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। तो देखिए, अगर x = 0 वाली हम लाइन की बात करें तो x = 0 का ग्राफ जो होता है स्वयं y अक्ष ही होती है, इस बात का ध्यान रखना है। और y = 0 के हम ग्राफ की बात करें, लाइन की बात करें
तो y बराबर 0 का ग्राफ कौन होता है भाई? तो y बराबर 0 का ग्राफ ये होता है ना। और ये किसका ग्राफ होता है? x बराबर 0 का ग्राफ होता है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा क्या है? y अक्ष है। तो x बराबर 0 और y बराबर 0 का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यहाँ, इसका क्या नाम है भाई? तो इसी का नाम है मूल बिंदु। क्या नाम है? मूल बिंदु। इसका क्या नाम है भाई? इसका नाम है मूल बिंदु, है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा मूल बिंदु हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।